नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास का 11th चैप्टर विद्रोही और राज। और आज हम इसके डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। हालांकि 1 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस एंड फर्दर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम crisscrossclasses.in। या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि क्रिस क्रॉस क्लासेस से है। सर्च करो प्ले स्टोर पर, मिल जाएगा, डाउनलोड करो। वहां पर भी आपको ये सारा कंटेंट इजीली आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो हम अपने 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन करना है। हमारे को बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें क्या राजनीतिक कारण रहे थे। तो आंसर है डलहौजी और वेलेस्ली की विस्तार नीति। यहाँ पे विस्तार नीति क्या थी समझिएगा। अंग्रेजों ने हड़प नीति को लागू किया और दत्तकथा को अवैध कर दिया। मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पे जो बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है उसको अवैध कर दिया कि अगर जिस जिस राजा की कोई संतान नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। उसकी मृत्यु के बाद डायरेक्टली उसकी संपत्ति जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। हड़प नीति हड़प की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने कानून बनाया कि कोई भी ऐसा शासक जिसकी स्वयं की कोई संतान नहीं है वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। और उसकी मृत्यु के बाद क्योंकि उसकी कोई वंशज नहीं है इसलिए सारा शासन अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। हमारे को बताना है कि 1857 का जो विद्रोह था वो असफल क्यों हुआ। तो सन 1857 की क्रांति की असफलता के कारण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का भाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की ना तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, ना ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इस कारण ये समिति और असंगठित बनकर रह गया। अगर इसको पहले से ही प्री प्लान करके रखते, पहले से ही यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि सुनियोजित किया जाता, योजनाएं बनाई जाती, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो हमारा विद्रोह था वो काफी हद तक सफल भी हो जाता। अगला हमारा प्रश्न है भारत के ब्रिटिश माल की पहुंच ने कारीगरों को किस तरह प्रभावित किया। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बना माल सस्ता हो गया। मशीनों से आप समझिएगा कि यहाँ पे हस्त श्रम और जो मशीनों द्वारा जो माल तैयार किया जाता था दोनों में काफी डिफरेंस हुआ करता था। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा जो माल बनाया गया वो भारत में लाके बेचा गया। हालांकि वो जो माल था वो काफी सस्ता हुआ करता था। इसे भारत में लाकर बेचे जाने लगा, जिससे भारत में स्थित उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों और इन उद्योगों के मालिकों को हुई हानि के कारण यह सब भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के कारण भारत का विदेशी व्यापार लगभग समाप्त हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। अगला प्रश्न, सरकारी सेवा में नियुक्त लोग ब्रिटिश सरकार से क्यों असंतुष्ट थे। मतलब सरकारी सेवा में जो लोग कार्य कर रहे थे वो इनसे क्यों संतुष्ट नहीं थे। परेड के समय भारतीय सैनिक से बुरा व्यवहार किया जाता था। आप समझिएगा कि यहाँ पर जो भारतीय लोग थे और जो अंग्रेजी लोग थे दोनों में काफी बोल सकते हो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि सैलरी के बिहाफ पर भी, उनके खाने के बिहाफ पर भी, रहने के बिहाफ पर भी। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर उनसे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और भारतीय सैनिक इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों को काफी कम वेतन दिया जाता था, जिस वजह से वह नाखुश थे और वो भी इस विद्रोह में जुड़ गए। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों को ही क्यों चुना था। तो कारण कुछ इस प्रकार है, क्योंकि उनकी समाज में एक अच्छी छवि थी, लोग सम्मान करते थे, जिससे जोश में क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई। अगर मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ता है जो कि काफी पावरफुल है तो लोगों के मन में और भी ज्यादा जोश हो जाता है कि हाँ ठीक है अब ये विद्रोह है, शायद अब ये सफल हो जाएगा। उनके पास अनुभव थी और नेतृत्व की क्षमता थी। जैसे हम बात करें दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया गया। कानपुर में नाना साहब को इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह को संभाला। अवध में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कई जगहों में कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए जिन्होंने विद्रोह में आसपास के लोगों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा छठा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के विषय में चित्रों से क्या पता चलता है। इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह विश्लेषण करते हैं। तो विद्रोह सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों
से क्यों कहा जब मेरठ की छावनी से आने वाले सिपाहियों का जत्था लाल किले में दाखिल हुआ तो वहां विद्रोहियों को शिष्टाचार का पालन करने के लिए विवश तक ना कर सका। इतिहासकार इस चित्र से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बहादुर शाह जफर ना चाहते हुए भी इस विद्रोह का औपचारिक नेता बना। उसने 1857 के विद्रोह को वैधता देने की कोशिश भी की। हालांकि इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा। चैप्टर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसके माध्यम से ये सारे प्रश्न जो है और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सहायक संधि से क्या तात्पर्य है समझिएगा। ये सहायक संधि सिर्फ नाम की है, सहायता नहीं दी जा रही है। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई। इस शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्केस डुप्लेक्स ने किया था। और यहाँ पे समझिएगा कि इसके अंतर्गत यहाँ पे बोला गया कि राजा जो था कि उसकी सेना को वहां से हटा दिया जाएगा, सेना रहेगी अंग्रेजों की वहां पर सेना रहेगी। साथ ही साथ अंग्रेजों की सेना रहने के बाद राजा ही सेना का खर्चा उठाएगा। राजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के यहाँ पर किसी पे भी आक्रमण नहीं कर सकता था। तो ये सहायक संधि के रूप में जानी जाती है, समझिएगा इसको। आठवां प्रश्न हमारा, तालुकदारों की सत्ता समाप्त होने से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसे भंग हो गई। तो यहाँ पे तालुकदार जो थे, आप समझिएगा कि अंग्रेजी शासन के अंदर तालुकदारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तालुकदार वह व्यक्ति हुआ करते थे जो मुगल शासन के दौरान किसानों से कर वसूला करते थे। अवध पर अंग्रेजों के अधिग्रहण के बाद इन तालुकदारों को हटा दिया गया, इनके सभी किले गिरा दिए गए और इनकी सेना को भी समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी शासन ने सोचा कि तालुकदारों को हटाकर जमीन सीधा किसानों को सौंप दी जाएगी, जिससे किसानों का शोषण में कमी आएगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, उनके शोषण में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। परंतु ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने किसानों पे बहुत ज्यादा कर लगाया, जिसे चुका पाना किसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार पहले तालुकदारों द्वारा शोषण किया जाता था और बाद में अंग्रेजों द्वारा शोषण किया गया। इससे किसानों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा उमड़ गया। आगे हम बात करते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है, हमारा 9वां प्रश्न है, 1857 में अफवाहों एवं भविष्यवाणी का कितना योगदान रहा। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे अफवाह क्या थी, तो उस समय ब्राह्मण सिपाही ने एक नीची जाति के व्यक्ति को पवित्रता की बात कहकर पानी पिलाने से मना किया। तो उस नीची जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें भी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि यहीं से इस अफवाह की शुरुआत हुई। लगभग 100 साल बाद शासन की समाप्ति क्या था कि प्लासी की जंग के बाद एक भविष्यवाणी की गई थी कि प्लासी की जंग के 100 साल बाद अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा और देश आजाद हो जाएगा। इसी भविष्यवाणी के कारण विद्रोह को बल मिला। तो हमारी भविष्यवाणी थी और अफवाहें थी। तो हमारे सारे के सारे प्रश्न डिस्कस हो चुके हैं। तो होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना कि अगर आप चैनल पे आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।